और डॉक्टर से कहा कोई भी गरीब आपके दरवाजे पर आए, सिजेरियन करने की जरूरत पड़े तो सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी होती तो नॉर्मल डिलीवरी, उसका पेमेंट सरकार देगी। और उसका एक परिणाम आया है कि जिस गुजरात में कभी 40-45% डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ करती थी, आज वो आंक 80-85% से भी ज्यादा पहुंच गया है। और उसके कारण हमारी गरीब माताएं बच रही हैं, उनके बच्चे बच रहे हैं और उनका पूरा परिवार बच जाता है। भाइयों बहनों, कितना ही अच्छा परिवार क्यों न हो, लेकिन अगर घर में एक बीमारी घुस जाए, एक, उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। नौकरी करता हो, पैसे जमा किए हो और मन में सोचा हो कि फ्लैट ले लेंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन अगर घर में कोई बीमार हो गया तो सारे पैसे उसमें चले जाते हैं। उसको जिंदगी में क्या न कभी घर बनाने का मौका आता है, न बच्ची शादी करना है तो उसका समय पत्रक का वो पालन कर सकता है। बीमारी एक इंसान को नहीं आती है, जब घर में बीमारी आती है तो पूरे परिवार की जिंदगी बीमार हो जाती है। और इसलिए सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सस्ती सुविधा मिले, त्वरित मिले, आधुनिक से आधुनिक मिले, उस दिशा में राज्य ने कोशिशें की हैं। और गुजरात की एक विशेषता है, चैरिटेबल एक्टिविटी एक गुजरात की ब्लड में है। कोई न कोई सामाजिक काम करना ये गुजरात के स्वभाव में है। और उसके कारण समाज के हर तबके में कोई न कोई समाज सेवा का काम होता है। कोई अस्पताल चलाते हैं, कोई उपचार केंद्र चलाते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, कोई गौशाला चलाते हैं, कोई पानी की परब लगवा देते हैं, कोई पुस्तकालय चलाते हैं। कोई न कोई काम हमारे यहां समाज के द्वारा चलता है और ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसी सिलसिले में आज एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हमारे यहां बनना, वो भी ये गुजराती स्वभाव का स्वाभाविक दर्शन है कि भाई समाज के लिए कुछ न कुछ करना, और उसी के तहत आज हो रहा है। मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात को बदनाम करने के लिए कोई मौका छोड़ा नहीं जाता है। आए दिन गुजरात को बदनाम करना, गुजरात को गाली देना, गुजरात के लिए बुरा भला करना ये फैशन हो गई है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, यही गुजरात है जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले लोगों का राज्य है। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन अगर हिंदुस्तान में कहीं होता है, गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा आई डोनेशन होता है, चक्षुदान, तो सारे हिंदुस्तान में गुजरात में होता है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा शरीर का दान करने वाले मृत्यु के बाद, ताकि रिसर्च करने वालों को काम आए, ये देह दान करने वालों की संख्या भी सारे हिंदुस्तान में गुजरात में सबसे ज्यादा है। दान करना, दूसरे की भलाई करना, ये गुजरात के डीएनए का हिस्सा है, गुजरात के स्वभाव का हिस्सा है, गुजरात के संस्कार का हिस्सा है। और उसी के तहत आज गुजरात सेवा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में इन दिनों मेडिकल इंश्योरेंस की बातें होती है। पश्चिम की दुनिया में मेडिकल इंश्योरेंस का महात्म्य भी बहुत है, लेकिन भारत जैसे देश में सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस से काम चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का सपना होना चाहिए हेल्थ एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस। और जब हेल्थ एश्योरेंस की बात बनती है, तब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीमारी हो आए नहीं,
अगर उससे पीने का अच्छा पानी मिलता है, खाने को अच्छा और सफिशिएंट खुराक मिल जाता है, शुद्ध हवा मिलती है और शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ आदतें शरीर में आ जाती हैं, तो किसी को अस्पताल पर जाने की नौबत नहीं आती। गुजरात ने शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और अच्छा खाना, उसका एक अभियान चलाया है। पिछले 10 साल में बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपना अहमदाबाद शहर ये दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में उसका नाम था। उसकी हवा इतनी पॉल्यूटेड थी, सर्दियों के दिनों में तो बच्चे रात रात रोते थे क्योंकि आंखें जलती थी, घर के बाहर निकल नहीं सकते। और उसका कारण क्या? ऑटो रिक्शा में केरोसिन जलाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सारी गड्ढे पर गई थी। आज गुजरात में सीएनजी के आने के कारण दुनिया में अच्छी हवा वाले जो शहर है उसमें अहमदाबाद ने अपनी जगह बना ली है। हवा शुद्धि से लाभ हो। पानी, मित्रों, नर्मदा का पानी आज कच्छ सीमा पर बैठे हुए जवानों तक पहुंचाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन का नेटवर्क शुद्ध पानी पहुंचाने का काम गुजरात की धरती पर हुआ है और दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली है। और पाइपलाइन की साइज भी मामूली नहीं है। पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि आप मारुति कार लेकर के अंदर ड्राइव कर सकते हो पाइप के अंदर। इतनी बड़ी पाइपलाइन से गुजरात के 9,000 से ज्यादा गांवों में नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी और दुनिया की सबसे लंबी लाइन, इसके कारण हेल्थ में बहुत बड़ी मदद मिलती है। पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले अगर 6-7 दिन भी अगर बारिश एक साथ आ जाए तो अस्पतालें भर जाती थी। अस्पताल की फोटो आती थी बीएस हॉस्पिटल की, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं, पेशेंट पड़े हैं, फुटपाथ पर पड़े हैं, चलने की जगह नहीं। क्यों? एपिडेमिक हो जाता था। मित्रों, जब से साबरमती में नर्मदा का पानी डाला, वाटर टेबल ऊपर आए, पानी की क्वालिटी में सुधार हुआ और उसके कारण रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा और परिणाम ये आया कि आज हमें पिछले 7-8 साल में कोई बड़े एपिडेमिक की खबर नहीं आई। बहुत बड़ी मात्रा में रोग फैल गया, ऐसी खबर गुजरात में नहीं आई। भाइयों बहनों, एक जमाना था पोलियो के कारण हर 10 परिवार में एक आध बच्चा पोलियो के संकट में आ जाता था और जिंदगी भर बेचारा अपंग रहता था। भाइयों बहनों, दिल्ली में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने एक बीड़ा उठाया, पोलियो का खुराक शुरू किया दिल्ली में। वो प्रयोग सफल रहा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया और आज उसका नतीजा ये आया है कि गुजरात के अंदर पिछले 7 साल में एक भी पोलियो का केस रजिस्टर नहीं हुआ। एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति अगर सही दिशा में चले और पोलियो के कारण कोई अमीर के बेटों का नंबर नहीं लगता है, गरीब झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला उसके परिवार को तबाही आती है। अगर पूरे हिंदुस्तान को पोलियो के संकट से बचाने का सबसे बड़ा काम किसी ने शुरू किया तो दिल्ली के उस समय के आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था और उसका लाभ आज पूरे हिंदुस्तान को मिला है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जितना ध्यान रखा जाए उतना ज्यादा लाभ होता है। आज गरीब को अगर गंभीर बीमारी आए तो कहां जाएगा? हम लोगों ने स्कूल में हेल्थ चेकअप का एक कार्यक्रम बनाया। बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए पूरे गुजरात की गवर्नमेंट स्कूल में हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टरों को मैं भेजता हूं और ध्यान में आया हर वर्ष
30-40 हजार बच्चे ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिनको आंख के नंबर है बचपन से, लेकिन बेचारा गरीब है, उसको पता ही नहीं था कि वो पढ़ता नहीं है, उसका कारण आंख उसकी वीक है। उसको ट्रीटमेंट करना, चश्मे दिलाना। हर वर्ष 3000 से ज्यादा बच्चे ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। उन मां बाप को बेचारों का अगर बच्चा मर भी जाता और कोई पूछता तो वो क्या कहते? यही कहते हैं, क्या करे भाई, अल्लाह ताला की इच्छा, भगवान की इच्छा, ले लिया उसको। बेचारे को मालूम नहीं कि वो जन्म से उसके हार्ट का प्रॉब्लम था। आज हर साल 3000 से ज्यादा इन बच्चों, गरीब बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन मुख्यमंत्री की तिजोरी से खर्च किया जाता है और अहमदाबाद में उसके लिए स्पेशल यूनिट खड़ा किया है। कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको बेंगलोर, चेन्नई भेजना पड़ता है। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर ऐसा है कि गरीब अपने आप नहीं कर सकता है। उसकी चिंता करने के लिए समाज ने, सरकार ने आगे आना होता है और हमारा ये प्रयास रहा है। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जितने बीपीएल परिवार हैं, उन सब के परिवार के लिए अगर वो बीमार हो गए तो 2 लाख रुपए तक बीमारी का पूरा खर्च सरकार देगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना मुख्यमंत्री अमृतम मां योजना हमने लागू की है। उसके स्मार्ट कार्ड हम गरीब परिवारों को देते हैं और परिवार का कोई भी सदस्य वो स्मार्ट कार्ड लेकर अस्पताल जाएगा, उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। 2 लाख रुपया खर्च करने तक एक नया पैसा उस गरीब परिवार को देना नहीं पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इसके कारण आमतौर पर गरीब की चिंता करने का काम होता है। आज दुनिया में मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का रूप ले लिया है। मशीन खुद बहुत बड़ा काम करते हैं। मैंने यहां देखा, आधुनिक से आधुनिक मशीन लगाए हैं। शरीर का पूरा परीक्षण करके मशीन खुद कह देता है ये करो, ये मत करो, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग मरीज के लिए हो, उस दिशा में हमारा प्रयास करना है। भाइयों बहनों, इस दूर सुदूर इलाके में छोटे छोटे गांवों के बीच और ज्यादातर पिछड़ी बस्ती के लोग रहते हैं, जहां कोई उद्योग धंधा भी ज्यादा नहीं है, खेती पर निर्भर लोग हैं। उस क्षेत्र में अस्पताल करके गरीबों की भलाई का उत्तम काम भाई अब्दुल रशीद परिवार ने किया है। मैं फिर एक बार उनको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये मंच एक उत्तम सेवा कार्य के लिए है, लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती है और इसलिए समय रहते हुए उन बातों पर भी गौर करने की आवश्यकता होती है। और इतनी बड़ी मात्रा में मीडिया के लोग भी ये हेल्थ के लिए नहीं आए, उनको उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है, उनको तो और मसाला चाहिए। मित्रों, मैं कल भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वे छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाषण करने गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री अच्छा होता कि महंगाई के संबंध में कुछ बोलते। देश के प्रधानमंत्री वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करना चाहिए उसके लिए बोलते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में इतिहास और भूगोल की कथा करके आ गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि ऊंचे ऊंचे मन से ऊंची ऊंची बातें करने से सफलता नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। ऊंचे ऊंचे मंच पर ऊंची ऊंची बातें करने से
सफलता नहीं मिलती है, इसका जीता जागता सबूत है 2012 का दिसंबर का गुजरात का चुनाव। बड़ी बड़ी बातें करने वालों को गुजरात की जनता ने घर भेज दिया, और जो धरती की सच्चाई से जुड़े थे उनको तीसरी बार गुजरात की जनता ने बिठा दिया। बड़ी बड़ी बातों को कोई स्वीकार नहीं करता है, नक्कर हकीकतों को लोग स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इतिहास और भूगोल की बात याद कराई। मेरा मन करता है प्रधानमंत्री जी, आज मैं ही आपसे बात करूं। मेरी पार्टी के हर छोटा मोटा कार्यकर्ता आपको पूरी तरह कन्विंस कर सकता है। ये ठीक है, क्या बोलना क्या ना बोलना वो आपके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूगोल किसने बदली है? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली है। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है आपका जिस गांव में जन्म हुआ था वो गांव कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। आज आपका खुद का गांव हिंदुस्तान नहीं है। ये भूगोल किसने बदली? प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली। इस देश के टुकड़े किसने किए? हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया, और आप हमें कहते हो हम भूगोल बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है। सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई। ये भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल गई है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया। वो आप ही के कार्यकाल में भी हुआ है, और आपके पार्टी के और महारथियों के क्षेत्र कालखंड में भी हुआ है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूगोल आप कैसे बदल रहे हो? भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी, और उस यात्रा की सालगिरह मनाने के लिए अनेकविध कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी राजीव गांधी आए थे, कभी मैडम सोनिया जी आई थी, कभी भाई राहुल जी आए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। और उन्होंने घोषणा की थी कि साबरमती से दांडी का जो मार्ग है जिस पर महात्मा गांधी चले थे उसको हेरिटेज रोड बनाया जाएगा, हेरिटेज मार्ग बनाया जाएगा। उसके लिए आपने धन देने की घोषणा की थी। ये बात अलग है कि अभी दे नहीं रहे, अटका हुआ है। लेकिन सवाल दूसरा है, अभी 6 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में आपने लिखा है कि महात्मा गांधी जिस रास्ते से चले थे उस रास्ते को हेरिटेज मार्ग बजाने के बजाय 30 किलोमीटर थोड़ा इधर की ओर ले जाएं तो सुविधा रहेगी। मुझे बताइए भाई, ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की भूगोल कौन बदल रहा है? आपने गांधी को तो छोड़ दिया, अब गांधी के मार्ग को भी बदल रहे हो। भूगोल आप बदल रहे हो प्रधानमंत्री जी, और आप छत्तीसगढ़ में जाकर के चुनाव में इतिहास और भूगोल के पाठ पढ़ा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतिहास की भी बात हो जाए आज। प्रधानमंत्री जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी विद्वत्ता का सम्मान करते हैं, आपकी उम्र का हम आदर करते हैं, आपके पद की गरिमा का भी आदर करते हैं। लेकिन सत्य कहना हमारी मजबूरी हो जाती है,
और उसके कारण हमें बोलना पड़ता है। वो अगर आपको चुभ जाता है तो मैं पहले से आपसे क्षमा मांग करके मेरी बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, 1857 का स्वतंत्र संग्राम हुआ, 1857 का स्वतंत्र संग्राम, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके 1857 का स्वतंत्र संग्राम लड़ा था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये आपकी सरकार है, आपकी विचारधारा है कि आप उसे स्वतंत्र संग्राम कहने को तैयार नहीं हो। आज भी आप पाठ्य पुस्तकों में उसे बगावत कहते हो। अपने देश के लिए इस देश के लोग मर मिटे, उसको अगर बगावत कहते हो तो इतिहास के साथ खिलवाड़ कौन करता है? प्रधानमंत्री, ये स्वतंत्र संग्राम था, लक्षावधि लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी और आपने उसे बगावत कहा है। वो स्वतंत्र संग्राम था और उस समय जो शहीद हुए वो हमारे साथ, हमारे लिए गौरवपूर्ण शहादत है। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इतिहास भुला देने में किसका का काम है? हिंदुस्तान को इतिहास भुला देने का काम किसने किया है? देश जानना चाहता है। इस देश के आजादी के सैनिक अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में रहते थे, अनेकों ने अपना जीवन दे दिया था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के हर कोने से थे, हर जात पात के थे, हर बिरादरी के थे, हर संप्रदाय के थे। भारत माता को जंजीरों की बेड़ियों से निकालने के लिए वो अंडमान निकोबार की जेल में गुजारा करते थे। क्या प्रधानमंत्री जी, अंडमान निकोबार की जेल, सेल्युलर जेल, उस जेल के अंदर जिंदगी काटने वाले लोग ये हमारे इतिहास पुरुष नहीं है क्या? इतिहास में उनका स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक परिवार की भलाई के लिए हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी उन नामों को हिंदुस्तान की नई पीढ़ी तक पहुंचने में आप लोगों ने रुकावट डाली हुई है। और जब अटल जी की सरकार बनी, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी विदेश मंत्री थे, तो पहली बार अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। इतना ही नहीं, आप ही की सरकार के एक मंत्री, मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार के एक मंत्री अंडमान निकोबार गए थे और वहां जिन महापुरुषों ने जीवन खपा दिया था, उनके नाम का जो बोर्ड था उसको उखाड़ के फेंक दिया। देश के लिए मरने वालों के लिए यह आपका व्यवहार, यह इतिहास को नोचने का पाप किसने किया है? प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को याद करते हैं, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब आंबेडकर का योगदान कौन नकार सकता है? भारत को संविधान दिया, दलित मां के कुख से पैदा हुए इस महापुरुष ने देश के लिए क्या नहीं किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान को एकता से जोड़ा, आपने इतिहास में उनके साथ क्या किया? एक परिवार की वाहवाही करने के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, नेहरू जी जीवित थे, जीते जी उनको भारत रत्न मिला था। इंदिरा गांधी जीवित थी, जीते जी उनको भारत रत्न मिला था। राजीव गांधी, उनका हत्या हुई उसी वर्ष उनको भारत रत्न मिला। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न मृत्यु के 45 साल के बाद दिया गया। 35 साल के बाद दिया गया, 35 साल के बाद, और वो भी दूसरी सरकारें जब आने तब शुरू हुआ। सरदार पटेल, इतना बड़ा उनका योगदान था, लेकिन सरदार साहब को भारत रत्न राजीव गांधी के बाद उनकी मृत्यु के 41 साल के बाद दिया गया। क्या इतिहास के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? इतिहास के साथ खिलवाड़ का काम किसने किया? प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में
संपर्क बनाए रखते थे और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस भूमिराज के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था और मदन लाल धिंजरा ने कर्नल वायली को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। उन्होंने 1930 में उनकी मृत्यु हुई और मरते समय उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाएं, ताकि मैं जो आजाद भारत की सांस लेना चाहता था, जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1930 से वो अस्थि जिनेवा के स्मशान में रखे गए थे, वहां की सरकार ने रखे थे। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते। नहीं किया, 2003 तक नहीं किया। भाइयों बहनों, 1930 में मृत्यु हुई, 73 साल तक, और आजादी के 50 साल के बाद भी वो अस्थि इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई लाल आएगा, ये मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा और आजाद भारत की हवा का मुझे अनुभव कराएगा। ये काम प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी ने नहीं किया, इतिहास को दबोचने का प्रयास हुआ। भाइयों बहनों, ये मेरा सद्भाग्य था, ये मेरा सद्भाग्य था। 2003 में मैं गया जिनेवा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आजादी के लड़ने वाले क्रांतिकारियों के गुरु, उनके अस्थि में खुद कंधे पर उठा करके ले आया और आज कच्छ के मांडवी में उनके गांव में इंडिया हाउस बना करके उनका स्मारक हमने खड़ा किया है। इतिहास का गौरव कैसे होता है, इतिहास का सम्मान कैसे होता है, इसके ढेर सारे उदाहरण हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास कौन बदल रहा है, भूगोल कौन बदल रहा है? हिंदुस्तान का हर बच्चा आने वाले समय में इतिहास को जानने वाला है। यहां मैं किसी को पूछूं, आपने चाभेकर बंधु का नाम सुना है? किसी को पता नहीं होगा। तीन भाई देश की आजादी के लिए बलि चढ़ गए थे, हिंदुस्तान के इतिहास में नामो निशान नहीं है। लाल बाल पाल भुला दिए गए। हिंदुस्तान के अनेक महापुरुषों को एक परिवार की भक्ति में लीन कांग्रेस ने